बच्चों। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आज का हमारा टॉपिक है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। लास्ट हमने न्यूक्लियस किया था, आज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है क्या। देखो सेल को हमने एक सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको हमने एक डिफरेंट कंपार्टमेंट में बांट दिया, या कह लो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में बांट दिया जिसमें कई सारे जो ऑर्गेनिज हैं जो फंक्शन तो कर रहे हैं बट जिनका फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट फैशन में है। इसी को हम बोलते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर है इसलिए हमने इसको डाला है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। अब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में एक्चुअली हम पढ़ते क्या क्या है, हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडीज के बारे में, हम पढ़ते हैं लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स के बारे में। तो ये जो 4 यूनिट है ये मिलके हमारा क्या बनाती है, ये मिलके हमारा बनाती है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है। अब इनके जो फंक्शन होते हैं एक दूसरे के साथ इतने क्लोज होते हैं और इतना ज्यादा कोऑर्डिनेट फैशन में होते हैं कि इनको एक दूसरे के बिना अगर इनके बारे में आप सोचो ना तो ये ना इनकम्प्लीट है। और इनका जो कोऑर्डिनेट फैशन है, जो वर्क का फैशन है, वो क्या है, एक दूसरे के साथ में ही है, वर्क टुगेदर करते हैं। तो आइए आज हम ना ईआर और गोल्जी बॉडीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, किसी ने तो दिया होगा, किसी ने इसके बारे में सोचा होगा, तो इसका जो श्रेय जाता है वो कैमिलो गोल्जी के बारे में जाता है, जिन्होंने गोल्जी बॉडीज की डिस्कवरी करी थी। तो ये बेसिकली क्या है, एक हमारी यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है। अब इस यूकैरियोटिक सेल में हमने लास्ट क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो है वो राइबोसोम अटैच है। ठीक है। और एक न्यूक्लियर पोर है। अब जो न्यूक्लियस है तो उसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा है, जो लिक्विड भरा है, उसको हमने नाम क्या दिया है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के अंदर जो अपना मैट्रिक्स भरा है उसका हमने नाम दिया है साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के जो है वो बनता है हमारा क्या, प्रोटोप्लाज्म। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, इससे कुछ फोल्डिंग्स निकलती हैं। इसको हमने नाम दिया है क्या, ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन्स इनसाइड द सेल, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन्स जाल। तो साइटोप्लाज्म का मेम्ब्रेन के अंदर एक जाल है जिसको हमने नाम दे दिया है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ईआर जो है हमारी वो 2 तरह की है, एक तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ और स्मूथ में क्या फर्क है, देखो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो उसको हमने नाम दे दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि राइबोसोम अटैच होंगे तो वही हमारा प्रोटीन बनाएंगे। और एक को हमने नाम दे दिया SER, दैट मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कतई स्मूथ, बिल्कुल मक्खन की तरह। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेशन करती है लिपिड का, वैक्स का, ऑयल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एंड स्टेरॉइड्स का। तो अब ये 2 तरह की हमारे पास क्या हो गई, AR हो गई। अब इसके अंदर की जो कैविटी है उसको हमने नाम दे दिया क्या, ल्यूमिनल कैविटी। बेसिकली किसी ऑर्गेनल के अंदर, कोई ऑर्गेनली है उसके अंदर जो कैविटीज होती है उसको हम ना ल्यूमिनल कैविटी बोलते हैं। अब ये तो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ एक और प्यारा सा ऑर्गेनली है जो बेसिकली क्या है, शर्माया सा है, इसने अपनी पीठ को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मोड़ के रखा हुआ है, जिसका हमने नाम दिया क्या, गोल्जी एपरेटस। ये क्या है, एक सैक की तरह या कह लो डिस्क की तरह स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, मोस्टली इसका फंक्शन जो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल में। देखो क्या होता है, तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच है, इसी से आगे लाइसोसोम भी डेवलप होगा और इसी से आगे वैक्यूल्स भी डेवलप होंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो हम पहले बात कर रहे हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखो
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल है, इसलिए यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम होते हैं। 80s का मतलब ये नहीं है कि इसको ये टूटेगा आपकी, इसकी 2 यूनिट होगी। जो बड़ी बिग यूनिट होगी वो टूटेगी 60s में, एंड जो स्मॉल यूनिट होगी वो टूटेगी आपकी 40 यूनिट में। तो सेल के अंदर यहां जो राइबोसोम है, इसके अलावा कुछ फ्री राइबोसोम भी है जो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। इनको हमने फ्री राइबोसोम इसलिए बोला क्योंकि ये फ्री पड़े। इनका काम क्या है, प्रोटीन बना के सेल के अंदर की नीड को पूरा करना। प्रोटीन बनाएंगे और सेल के अंदर ही ये इसको ट्रैवल कराएंगे जहां पे इसको जरूरत है। अब दूसरा जो होता है वो है मेम्ब्रेन बाउंड। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम अटैच है उनको हमने नाम दिया है क्या, मेम्ब्रेन बाउंड। ये मोस्टली क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाले राइबोसोम में ये क्या करते हैं, प्रोटीन बना के सेल के बाहर डिलीवर करते हैं, इसलिए हमने इनको नाम दिया है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। अब देखो क्या होता है, ये जो राइबोसोम है, जो 80s राइबोसोम है और 60 एंड 40 में टूट रहा है, दिस इज द कैरेक्टर फीचर ऑफ क्या, यूकैरियोट सेल। यूकैरियोट सेल में हमेशा 80s राइबोसोम होता है एंड प्रोकैरियोट में क्या होता है, 70s राइबोसोम। अब होता क्या है कि देखो ये जो SER इसने लिपिड बनाया, ठीक है, चलो इसने यहाँ पे ल्यूमेन में लिपिड बना दिया। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, ये राइबोसोम में, तो राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, मान लो ये प्रोटीन जो है ल्यूमिनल कैविटी में आ गया। अब ये प्रोटीन यहाँ पे क्या हो रहा है, धीमे धीमे ये डिलीवर होते होते मान लो ये लिपिड आ गया और ये आ गया आपका प्रोटीन। अब ये लिपिड और प्रोटीन क्या करेंगे, छोटी छोटी वेसल्स के फॉर्म में गोल्जी एपरेटर्स के अंदर एंटर कर जाएंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। छोटी छोटी पॉकेट्स के फॉर्म में गोल्जी एपरेटर्स के अंदर एंटर कर गए। अब जो ये आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसकी हम बात करने वाले हैं RER की, दैट मीन्स रफ एंडोप्लाज्म, इसका काम क्या होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन करते हैं। ये प्रोटीन को बनाता है एंड मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन का, और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है गोल्जी बॉडीज को। बट ये मॉडिफिकेशन कैसे करता है कि बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं करता है। मेजॉरिटी ऑफ मॉडिफिकेशन जो प्रोटीन होता है वो गोल्जी एपरेटर्स के पास होता है। इसका काम है कि हम प्रोटीन को बना के गोल्जी एपरेटर को डिलीवर कर दें, ठीक है। कैसे, इसने मान लो प्रोटीन बनाया, कौन सा, मान लो इसने एक प्रोटीन बनाया, ठीक है। अब ये प्रोटीन जो है वेसिकल्स के फॉर्म में टूट के गोल्जी एपरेटर्स के अंदर आ गया, और यहाँ पे गोल्जी एपरेटर ने प्रोटीन के साथ एक ग्लाइको यूनिट लगा दी, तो क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को मतलब ग्लाइको से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसने क्या बना दिया, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर सकता है, और लिपिड को क्या कर दिया, मान लो ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर दिया। तो इसने क्या किया, प्रोटीन की एक फॉर्म को पकड़ा और उसको दूसरे फॉर्म में मॉडिफाई कर दिया। तो बेसिकली ये क्या है, एक फैक्ट्री की तरह वर्क करता है कि यहाँ पे कच्चा माल आया और उस दूसरी यूनिट में जाके उस कच्चे माल की हमने अच्छे से उसका प्रोडक्ट बना के उसकी पैकेजिंग कर दी। अब इसने क्या किया, ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, ग्लाइकोलिपिड बना। अब ये क्या करता है, इसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाता है, और ये पैकेट्स जो है वेसल्स के फॉर्म में, दिस इज वेसल्स के फॉर्म में गोल्जी एपरेटर से बाहर निकल आए। अब ये जो प्रोटीन के छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, सेल में जहां भी जरूरत होगी उस ग्लाइकोप्रोटीन की या ग्लाइकोलिपिड की, उसके नीड के हिसाब से ये वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब इसमें दो और चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखो जहां से गोल्जी एपरेटर रिसीव करता है प्रोटीन को, ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं सिस फेज, जो
कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस से बिल्कुल अटैच रहती है, जहां से हमने प्रोटीन, जिसने गोल्जी एपरेटस ने क्या किया, यहां से प्रोटीन को रिसीव किया। ठीक है, तो इस फेज को हमने नाम दे दिया सिस फेज। ये टर्म मोस्टली हम गोल्जी के लिए यूज कर रहे हैं। और जहां से इसने नया प्रोटीन मॉडिफाई करके बनाया और उसको बाहर निकाल दिया सेल्स के बाहर, उसको हमने नाम दिया ट्रांसफेज। ठीक है, तो सिस क्या करता है, रिसीव करता है, और आपका जो ट्रांसफेज है वो क्या करता है, दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करता है, थ्रो आउट करता है। तो ये आपका सिस फेज हो गया, ये ट्रांसफेज हो गया। अब देखो इनका फंक्शन हम डिटेल में थोड़ा जान ले। देखो आरएआर ने क्या किया, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कर दिया एंड ट्रांसपोर्ट कर दिया उसे किसे, गोल्जी बॉडीज को। अब गोल्जी एपरेटस ने क्या किया, उस प्रोटीन को लिया और उसको मॉडिफाई कर दिया। प्रोटीन से में कार्बोहाइड्रेट यूनिट जोड़ दी, ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, या प्रोटीन में लिपोप्रोटीन बना दिया, या उसके बाद या उसने क्या किया, लिपिड में ग्लाइको यूनिट जोड़ के ग्लाइकोलिपिड बना दिया। उसके बाद इसके छोटे छोटे पैकेट तैयार करके सेल के बाहर डिलीवर कर दिए। पैकेजिंग ऑफ मॉडिफाइड प्रोटीन। तो मोस्टली जो मॉडिफाइड प्रोटीन होता है उसको गोल्जी एपरेटर सेल के बाहर अलग अलग जगहों पर क्या करता है, डिलीवर करता है, जहां पे जिसकी जरूरत होती है। तो इन दोनों का फंक्शन। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रोटीन बनता कहाँ है। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन जो है हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा, ठीक है, उसके ल्यूमेन में। और जो उसका मॉडिफिकेशन होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ मॉडिफिकेशन जो प्रोटीन का होता है वो गोल्जी एपरेटस में होता है। इसको हमेशा रिमेंबर करके रखना कि मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है वो हमेशा गोल्जी एपरेटस में होता है। अब हम बात कर लेते हैं एससीआर की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मेकिंग लिपिड। ये लिपिड बनाता है। लिपिड क्या होते हैं, हमारे ऑयल जितने हैं सेल के अंदर, वैक्सेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हमारी लिपिड ही तो है। एंड स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या है, तो स्टेरॉइड का नाम सुन के गंदी सी भावना आती है। कुछ आपने सुना होगा, स्पोर्ट पर्सन है जो बाहर से स्टेरॉइड लेते हैं, और हमारी बॉडी में नेचुरल स्टेरॉइड्स भी होते हैं। एक्चुअली स्टेरॉइड्स का क्या काम होता है, जो बाहर से लिए जाते हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी होती है बॉडी की, उसको बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड हार्मोन्स का बाहर से इनटेक करते हैं। तो स्टेरॉइड बेसिकली कुछ नहीं है, ये भी एक तरह के लिपिड है जो हमारी बॉडी में नेचुरली भी बनते हैं। जैसे कि ऑल सेक्स हार्मोन, जितने भी सेक्स हार्मोन हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं वो एक्चुअली क्या है, लिपिड है, स्टेरॉइड्स हैं। लिपिड कह लो या स्टेरॉइड्स कह लो। जैसे फीमेल्स में एस्ट्रोजन बनता है, प्रोजेस्टेरॉन बनता है, मेल्स में आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ बनता है, फीमेल में ओवरी की जो ग्राफिकल फॉलिकल्स होती है वहां बनता है। और टेस्टोस्टेरोन मेल्स में कहाँ बनता है, जो टेस्टिस होते हैं उनके लेडिंग सेल्स में बनता है। ठीक है, तो जितने भी आपकी जो सेक्स हार्मोन्स बॉडी में बन रहे हैं वो क्या है, ये हमारे कहते हैं स्टेरॉइड्स है, बट ये नेचुरल स्टेरॉइड्स है। और एड्रिनल ग्लैंड में क्या है, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स बनते हैं। इसके अलावा एससीआर का और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई करता है मेडिसिन को। हम जो मेडिसिन खाते हैं सॉरी, हम जो मेडिसिन लेते हैं उसका कुछ पार्ट जो होता है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। ठीक है, कुछ जो आपके लीवर में रहता है उसमें क्या होता है कि एससीआर जो वहां पे होता है, वहां पे एससीआर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। मान लो आपके लीवर में किसी मेडिसिन का थोड़ा सा पार्ट रह गया, तो वहां पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी और उस मेडिसिन को डिटॉक्सिफाई कर देगी। एल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। देखो एल्कोहल का जो पीपल्स जो होते हैं जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, तो उनका जो लीवर होता है उनमें एससीआर का फंक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो एल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करेगा। बंदे ने जैसे ही एल्कोहल ली तुरंत एससीआर एक्टिवेट हो गया उसका, और उस एससीआर ने क्या किया, उसके एल्कोहल को तुरंत डिटॉक्सिफाई करके लीवर से बाहर निकाल दिया। तो इस केस में होता क्या है
कि जो ड्रिंकर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनको ना कम अल्कोहल से ज्यादा नशा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका एसईआर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है। इधर उन्होंने अल्कोहल ली और उधर एसईआर ने क्या किया, उसको डिटॉक्सिफाई कर लिया, तो उनका कम से काम नहीं चलता, इसीलिए उनको बहुत ज्यादा ड्रिंक की आदत होती है। अब उसका एक बेनिफिट तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका नुकसान ज्यादा है। नुकसान ये होता है, जो बंदा ज्यादा अल्कोहल ले रहा होगा तो क्या होता है, उसका एसईआर जो है वो बढ़ गया, ठीक है, लीवर का एसईआर बढ़ गया। तो इन केस अगर उसको कोई डिजीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो वो क्या करता है, उनको हम जब कोई मेडिसिन दें तो वो मेडिसिन एसईआर बढ़ा हुआ तो डिटॉक्सिफाई उस मेडिसिन को भी डिटॉक्सिफाई कर देगी। तो जितने भी अल्कोहल वाले हैं वो क्या होता है, उनके ऊपर किसी मेडिसिन का भी जल्दी असर नहीं होता है, क्योंकि उनका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, उनकी मेडिसिन को भी डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो जितने भी एल्कोहलिक पर्सन होते हैं वो ज्यादा समय तक इसी वजह से बीमार रहते हैं। तो एसईआर का फंक्शन आपने समझ लिया कि लिपिड्स बनाता है, हार्मोन्स का फंक्शन करता है और डिटॉक्सिफाई ऑफ मेडिसिन करता है एंड एल्कोहल। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने अभी जो है क्लियर कर लिया क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और गोल्जी एपरेटस के बारे में। अब है लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो देखो क्या होता है, जब ये वेसल्स टूट रही होती है, ये वेसल्स क्या है, प्रोटीन के पैकेट है छोटे छोटे। अब ये प्रोटीन के पैकेट कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी कुछ स्पेशल टाइप की वेसल्स निकल आती हैं, जो कि लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाती हैं या वैक्यूल्स बना ले बड़ी सी, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जब ये प्रोटीन के पैकेट होते हैं सेल के बाहर डिलीवर हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, तो वो लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाए या वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, जो वैक्यूल्स का फीचर है, वैक्यूल इज अ फीचर ऑफ प्लांट सेल, नॉट एनिमल सेल। एनिमल सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो बेसिकली बेस होगा आपका किस पे, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स पे। तो इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। आज के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्गी बॉडी जो है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए थैंक यू।